चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसमें कॉन्सेप्ट आएंगे और पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है, तो इस चैप्टर को बहुत ढंग से समझना बेटा। एक वर्ड है बेटा करंट, देखो बेटा बार बार वही वाले वर्ड रिपीट हो रहे हैं। एक वर्ड है करंट बेटा, अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर अब हमें पढ़ना है बेटा करंट, तो करंट का मतलब होता है बेटा फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेगा? फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज अगर फ्लो करना शुरू कर दे, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करना शुरू कर दे, दैट्स कॉल्ड करंट। पर हमें करंट नहीं पढ़ना है बेटा, बेसिकली वी हैव टू रीड द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है बेटा द रेट, द क्या बेटा? द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ ए फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज। तो दोनों को एक बार फर्क समझ ले। करंट बोलने का मतलब हुआ बेटा फ्लो ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज। यानी कि अगर हम ये देखना शुरू करें कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सिंबलाइज्ड बाय I, और I इज इक्वल टू Q बाय T। बिल्कुल जनरल 9th क्लास का टॉपिक है। इसमें द चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम एंड द टाइम इन द सेकंड, तो वी कैन से बेटा कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, और दैट कलेक्टिवली कॉल्ड एम्पियर। क्या बोलते हैं बेटा? से एम्पियर। उसे ऐसे करके समझें। आज भी टॉपिक चलेगा बेटा, दैट्स इलेक्ट्रिक करंट, बड़ा लंबा टॉपिक है बेटा। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेगा? फ्लो ऑफ ए चार्ज, की चार्ज अगर फ्लो करना शुरू कर दे, देन दैट्स कॉल्ड करंट। और अगर हम ये देखना शुरू करें कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो करंट है बेटा वो दो तरह का होता है, एसी और डीसी। सबने बहुत नाम इनके सुने होंगे। वन इज कॉल्ड एसी, अदर इज कॉल्ड डीसी। बेटा एसी का वही नाम ऑल्टरनेट करंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। पर इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है दैट्स द डीसी, दैट्स द डीसी। इस चैप्टर में हम लोग डीसी को पढ़ेंगे। एसी ऑल्टरनेट करंट नाम का पूरा आगे लंबा चैप्टर है, उस टाइम इसको खूब दबा के शेयर करेंगे। अभी फिलहाल कुछ समझ लेते हैं। अगर बोले करंट, तो करंट दो तरह का होगा बेटा, एसी और डीसी। एसी बोले तो ऑल्टरनेट करंट, पर इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है बेटा दैट्स द डायरेक्ट करंट, और समटाइम्स कॉल्ड कांस्टेंट करंट। रखना लंबी कहानी है इसकी बेटा, इसको थोड़ा सा क्योंकि आगे पहुंच के पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। पर इस चैप्टर में करंट बोलने का मतलब होता है डीसी, यानी कि बेटा कांस्टेंट करंट। तो एक बार फर्कों को समझें। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं बेटा दैट्स द एसी, यानी कि ऑल्टरनेट करंट। मेरे मुंह से वर्ड निकला बेटा ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट करंट यानी कि बेटा दैट्स कॉल्ड एसी। क्या नाम देगा बेटा इसको? एसी। ये नहीं पढ़ना है चैप्टर में, डीसी पढ़ना है, पर चैप्टर चल रहा है तो कुछ तो मालूम होना चाहिए बेटा। ऑल्टरनेट करंट का मतलब बेटा सबने 11th क्लास में ऐसा बना हुआ देखा होगा इस तरीके से, दैट्स ए वेव, दैट्स ए वेव और साइकिल्स। तो दैट्स कॉल्ड बेटा 0, दैट्स कॉल्ड टी, और बना देते हैं दैट्स कॉल्ड 2t। अब इसमें क्या है बेटा दैट्स द t/2। क्या बोलेगा? t/2, और दैट्स कॉल्ड 3t/2, दैट्स अ 1 साइकिल। तो बेटा ऐसा करंट जो एक साइकिल में हाफ टाइम प्लस और हाफ टाइम माइनस। फिर समझ लें, ऐसा कोई भी करंट जो एक साइकिल में, क्या बोला? एक साइकिल में हाफ टाइम प्लस और हाफ टाइम माइनस, दैट्स कॉल्ड डेड करंट। तो आपने कहा कि सर डेड करंट which is half time positive। क्या लिखा बेटा? half time positive and the half time negative in a complete, इन्हें क्या बेटा? complete cycle। ठीक से नोट्स बनाना। अगर मेरे मुंह से वर्ड निकल जाए ऑल्टरनेटिव करंट, तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई भी करंट जो एक साइकिल में, क्या बोलेगा? एक साइकिल में हाफ टाइम प्लस हाफ टाइम माइनस, अगली साइकिल में फिर से प्लस और फिर से माइनस। तो इसे ऐसे करके डिफाइन करो। कुछ और समझाते हैं इसके बारे में, चैप्टर तो बहुत लंबा है बेटा। अगर हम और इसको डिफाइन करें, तरीके से डिफाइन करें, ये कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं है। मैंने नाम बोला एसी, तो आपने कहा सर ऐसा कोई भी करंट जो एक साइकिल में हाफ टाइम प्लस और हाफ टाइम माइनस, दैट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट करंट। दैट्स नॉट ए गुड डेफिनेशन। इस पार्ट को ऐसे करके समझिए बेटा, सिर्फ दिमाग लगाना टॉपिक में। अगर देखें इस टॉपिक को, दैट्स कॉल्ड एसी, दैट्स कॉल्ड एसी। वही बनाया है, दैट्स अ 0, दैट्स अ t, और दैट्स द 2t। वही चीज है, दैट्स द t/2 और दैट्स द 3t/2। बिल्कुल लाइन से समझो बेटा। अगर इसको और शेयर करें तो ये जो इंटरवल है दैट्स अ 0, दैट्स अ t/2, तो ये टाइम गैप कितना होगा? दैट्स अ t/2।
2 दैट्स इंटरवल ऑफ t by 2। और हम इस टाइम इंटरवल की बात करें तो t minus t by 2 और दैट्स अगेन बेटा t by 2। अगर हम इस टाइम की बात करें तो 3t by 2 minus t, तो ये गैप भी कितना आएगा बेटा t by 2 और ये गैप भी कितना आएगा t by 2। तो इसको ऐसे करके समझ सकते हैं कि जब t by 2 टाइम पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप प्लस से माइनस में आ जाएगा और फिर t by 2 पूरा होगा तो फिर माइनस से निकल के फिर प्लस में आ जाएगा और जैसे ही t by 2 फिर से पूरा होगा तो फिर से प्लस से निकल के माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से डेफिनेशन को बेटा चेंज कर रहे हैं इसकी। आप इसको ऐसे बोलें, अपने इसी को बनाया, आपने कहा सर डेट्स 0 डेट्स t और डेट्स 2t डेट्स 3t by 2 और डेट्स t by 2, तो ये इंटरवल कितना होगा t by 2, ये भी कितना हुआ t by 2 और ये भी कितना हुआ t by 2 और ये भी कितना हुआ t by 2। मतलब बेटा ऐसा कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, रिवर्स, मतलब प्लस से माइनस में आ गया फिर माइनस से प्लस में आ गया। तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, कब, आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे ही t by 2 टाइम पूरा होगा तो अपने आप प्लस से किसमें आ जाएगा, माइनस में, और फिर t by 2 पूरा होगा तो फिर माइनस से प्लस में। मतलब बेटा डेट करंट विच रिवर्स, विच क्या बेटा, रिवर्स इट्स डायरेक्शन, रिवर्स इट्स क्या, डायरेक्शन पीरियोडिकली का मतलब आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। बिल्कुल लाइन से रट्टा मार जाओ। अगर टीचर बोलते हैं कि भैया एसी क्या है तो ये कभी मत बोलना कि सर ऐसा करंट जो इस साइकिल में हाफ टाइम प्लस और हाफ टाइम माइनस, अच्छा नहीं है। आप कहेंगे सर डेट करंट विच रिवर्स, इसको आप लिख लिए बेटा। आप बोलेंगे सर डेट करंट विच रिवर्स नॉट चेंज, डेट करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन, रिवर्स इट्स ए डायरेक्शन, कब, आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे ही वो t by 2 पूरा करेगा तो अपने आप प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो इसे थोड़ा शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सर डेट करंट विच रिवर्स इट्स ए डायरेक्शन पीरियोडिकली बोले तो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ही t by 2 पूरा करा प्लस से माइनस में आ गया तो आसान सी भाषा में याद कर लो। क्या याद करेगा कि करंट दो होगा AC और DC। AC का मतलब बेटा वो करंट जो एक साइकिल में हाफ टाइम प्लस और हाफ टाइम माइनस, अच्छी डेफिनेशन नहीं है। अब फिर कहेंगे सर डेट करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे DC। कौन सा बेटा, DC। इसको बहुत ढंग से समझना बेटा क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही DC है, डायरेक्ट करंट। तो बेटा मैं DC बोलूंगा या फिर क्या बोलूं, कांस्टेंट करंट। क्या बोलूं बेटा, कांस्टेंट करंट। मीनिंग दोनों का सेम ही होता है क्योंकि DC होता क्या बेटा, कांस्टेंट, ना कम ना ज्यादा। अगर हम डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं मतलब कांस्टेंट करंट की बात करेगा तो उसको ग्राफिकली समझ लें, डेट्स t और डेट्स i, डेट्स i और डेट्स दिस। आप खुद देखें बेटा, डेट्स कांस्टेंट करंट। आप किसी भी टाइम पे देखें, 2 घंटे के बाद देखें, 4 घंटे बाद देखें, 6 घंटे बाद देखें, 10 घंटे बाद देखें, i का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, सेम। सो डेट्स कॉल्ड क्या बेटा, कांस्टेंट करंट। तो हमें DC को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा, DC को। अब देखो बेटा जो DC होता है बेटा वो 2 तरह का होगा। DC का हल्का से क्लासिफिकेशन है, NCERT में है तो हमें आना चाहिए। DC 2 होता है बेटा, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड अदर इज कॉल्ड कन्वेंशनल। कौन सा बेटा, कन्वेंशनल। एक बार इसको समझ जाओगे तो चैप्टर अपने आप आएगा बेटा। पहला कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा कौन सा बेटा, कन्वेंशनल करंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, DC, यानी कि बेटा कांस्टेंट करंट। तो कांस्टेंट करंट का मतलब बेटा ऐसा कोई भी करंट जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। फिर समझ लें, वो करंट जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट, कब, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। और DC बेटा 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द कन्वेंशनल करंट। अब देखो बेटा एक फर्क समझिए। अब जो DC होता है बेटा, इट कैन बी फ्लोस और इट कैन बी क्रिएटेड बाय सेल, बाय क्या बेटा, सेल। जैसे प्राइमरी सेल होता है, ड्राई सेल होता है बेटा, उससे क्या मिलता है, DC। क्या मिलता है बेटा, DC। तो इसको ऐसे करके समझिए एक बार। जैसे बैटरी, बड़ा ध्यान से समझना बेटा, रटना नहीं। अगर ये क्लासिफिकेशन आ गया तो चैप्टर अपने आप आता जाएगा। डेट्स अ बैटरी, इस वाली बैटरी के अंदर बेटा डेट्स अ प्लस और डेट्स अ माइनस। तो फॉर एग्जांपल मान लें कि इस साइड कौन है बेटा, एग्जांपल की फॉर्म में समझा रहा हूं, लॉजिक नहीं है। इस साइड क्या बेटा, प्रोटॉन्स, और इस साइड क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस साइड से कौन आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, और इस साइड से कौन आ रहा है बेटा,
प्रोटॉन यानी कि डेट्स प्लस और डेट्स माइनस, ऐसा ही होगा। हम पढ़ रहे हैं डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, ये दो होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द कन्वेंशनल करंट। बड़े ध्यान से समझना, इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और इस साइड से प्रोटॉन्स आ रहा है, और सबको मालूम है कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 का पावर -31 किलोग्राम एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 का पावर -27 किलोग्राम। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा और प्रोटॉन्स का मास से ज्यादा होगा। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको नहीं आया। अब एक काम करें, इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन्स का मास से ज्यादा है, तो खुद सोचें ये रूम मान लें, इस रूम के अंदर यहाँ पे मोटे मोटे बंदे बंद कर दें और यहाँ पे छोटे छोटे बंदे बंद कर दें मतलब पतले पतले कम मास के बंदे बंद कर दें, तो इनका नंबर ज्यादा होगा और इनका नंबर कम होगा, क्योंकि इनका मास ज्यादा है और उसका मास है कम है। तो यहाँ पे 100-200 आ जाएंगे और यहाँ पे 10-20 ही आ पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है और प्रोटॉन्स का मास है ज्यादा है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल लॉजिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। डीसी 2 होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द कन्वेंशनल करंट। पहले ये समझो फिर अपने आप आएगा। आपको समझाया गया इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इस साइड से प्रोटॉन्स आ रहा है, और मास इलेक्ट्रॉन का कम है, मास प्रोटॉन का ज्यादा है। तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे। तो खुद देखिए माइनस और प्लस कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन होने के बाद कौन बचेगा? इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है और इनकी संख्या कम है, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो लास्ट में बचेगा कौन? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ क्या बेटा? जब इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो आपका दिमाग में आएगा सर इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक जरूर पहुंचेगा। तो आपको मैंने इसमें ये समझाया बेटा कि डीसी 2 होगा इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल। तो हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में याद करो, हमारी नॉलेज के लिए है कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है और प्रोटॉन्स का मास है ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम तो हल्का हो गया और ये भारी हो गया, तो इनकी संख्या पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगी, इनकी संख्या कम होगी। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उस साइड से प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को मार देगा, तो लास्ट में बचेगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर संख्या ज्यादा है तो सारे प्रोटॉन्स कट जाएंगे एंड द इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक पहुंचेगा। मतलब द इलेक्ट्रॉन्स will complete the circuit यहां से चला और यहां तक पहुंचा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन्स will complete the circuit, पर एक प्रोटॉन सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर चलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब होता है बेटा, सबसे पहला वर्ड द करंट विच क्या बेटा? क्रिएट बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि द करंट विच इज क्रिएट बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगला बड़ा काम का वर्ड इट इज क्या बेटा? एक्चुअली ए करंट। इट इज एक्चुअली ए करंट। क्या बोला? फिर समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज एक्चुअली ए करंट बिकॉज the electrons will complete the circuit। क्या लिखा? फिर समझ, electrons will complete the circuit। देख बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब बेटा वो करंट which is created by the flow of electrons, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है it is actually a current because the electrons will complete the circuit। तो इस चैप्टर में अगर मेरे मुंह से कहीं वर्ड निकल जाए करंट, तो कौन सा समझोगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विल कंप्लीट द सर्किट। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला वर्ड है बेटा कन्वेंशनल करंट। कौन सा बेटा? कन्वेंशनल करंट का मतलब बेटा हिंदी में समझ ले। कन्वेंशनल करंट को समझे कि वो करंट विच इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। फिर समझिए, द करंट विच इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ ए प्रोटॉन्स, बट इट इज नॉट एक्चुअली ए करंट। व्हाई? बिकॉज द प्रोटॉन्स विल नॉट कंप्लीट द सर्किट। फिर दोबारा समझिए, टीचर बोलता है कन्वेंशनल करंट। क्या बोलता है बेटा? कन्वेंशनल करंट। तो हिंदी में समझो बेटा कि ये करंट है ही नहीं। क्यों नहीं है बेटा?
बिकॉज द प्रोटॉन्स विल नॉट कंप्लीट द सर्किट। क्या बोला, समझ में आ गया होगा? अगर मेरे मुंह से वर्ड निकल जाए कन्वेंशनल करंट, तो हिंदी में रट्टा मारो, इट्स नॉट ए करंट। व्हाई? बिकॉज द प्रोटॉन्स विल नॉट कंप्लीट द सर्किट। तो क्वेश्चन है सर, अगर ये करंट नहीं है तो फिर ये क्या है? तो क्या है बेटा? इट्स ओनली द डायरेक्शन। क्या बोलेगा? इट इज ओनली द डायरेक्शन। फिर समझा रहा हूं, इट इज ओनली द डायरेक्शन। क्या है बेटा? ये सिर्फ डायरेक्शन है। करंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो अगर पूछे कि कन्वेंशनल करंट है, तो आप कहेंगे सर ये करंट नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स ने सर्किट को कंप्लीट नहीं करा। तो बोलेगा फिर ये है क्या? तो आप कहेंगे सर इट इज ओनली द डायरेक्शन। अब समझो इस कुंडली को। जैसे ये बैटरी है, इस वाली बैटरी के अंदर बेटा दैट्स ए बैटरी। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो करंट को हमेशा प्लस से शो करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ए करंट, दैट्स नॉट द डायरेक्शन, दैट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या बोलेगा बेटा? दैट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन। और दूसरा वर्ड, अगर मैं बोलूंगा क्लास में कि इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको दिख रहा है सर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड को आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को फ्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लोस अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लोस क्या? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। फिर समझाता हूं एक बार। अगर मेरे मुंह से वर्ड निकल जाए बेटा डीसी, तो डीसी दो होगा, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल। इसका फर्क ऐसे करके समझो बेटा, ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है और साइड से प्रोटॉन्स आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है और प्रोटॉन्स की संख्या कम है। दिमाग में आ गया होगा? जब रास्ते में कैंसिलेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लस वाले को उड़ाएगा, माइनस प्लस को कैंसिल करेगा, तो लास्ट में बचेगा कौन? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स विल कंप्लीट द सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स यहां से चला और घूम के यहां तक वापस आ गया, ऐसे फ्लो करता रहेगा लगातार बेटा। तो टीचर बोलता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो आप कहेंगे द करंट व्हिच इज क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉनिक करंट इज एक्चुअली ए करंट। व्हाई? बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स विल कंप्लीट द सर्किट। पूरे सर्किट को चला किसने? इलेक्ट्रॉन से चला। दूसरा वर्ड क्या है बेटा? कन्वेंशनल करंट। हिंदी में रट्टा मार लो कि सर ये करंट नहीं होता है, इट विल रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन। तो अब के बाद अगर हम कभी भी डायरेक्शन बनाएंगे, मैंने बोला कि दैट्स द प्लस और दैट्स द माइनस, तो इसको यहां से शो करते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट द कन्वेंशनल डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल फ्लोस अपोजिट, दे फ्लोस कैसा? अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन। फिर समझाऊंगा। आपने एक वर्ड सीखा करंट। करंट का मतलब बेटा फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। याद हो गया? दूसरा वर्ड था बेटा करंट दो होगा, एसी और डीसी। एसी बोले तो ऐसा करंट जो एक साइकिल में हाफ टाइम प्लस और हाफ टाइम माइनस, या ऐसा कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे, कब? पीरियोडिकली आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ ए टाइम, इसको अल्टरनेट करंट। टीचर बोलेगा डीसी डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट। सर ऐसा करंट जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। और ये दो होता है इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल। अब इसे हिंदी में समझ लो यार। करंट होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक होता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विल कंप्लीट द सर्किट। यहां से चल के यहां गया। और जो कन्वेंशनल करंट है वो करंट नहीं है, इट इज ओनली द डायरेक्शन, ओनली द डायरेक्शन। और कहां शो करेगा? प्लस से माइनस। अगर आप 9th 10th में पढ़ के आएंगे बेटा, तो टीचर ऐसे बेटा बैटरी बना देगा, और बैटरी बना के ऐसे उसको ऐसे शो करेगा कि दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो दैट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन, दैट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल ऑलवेज फ्लोस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यही पढ़ते आ रहे हैं बेटा। जो नेक्स्ट वर्ड है बेटा वो ये है कि द करंट कैन फ्लोस। बार बार समझना, यहाँ से क्वेश्चन इस साल भी बोर्ड्स में आया था बेटा। उसने बोला कि द करंट कैन फ्लोस, द करंट कैन फ्लोस फ्रॉम द कंडक्टर्स। इसमें बड़ा लंबा सा क्लासिफिकेशन है। द करंट कैन फ्लोस फ्रॉम द कंडक्टर्स, कॉमा from the semiconductors, and the current can also flows from the liquids, and the current can also flows from the gases, तो देखो बेटा छोटा वर्ड नहीं है, एक वर्ड करंट पढ़ने का मतलब ठीक से पढ़ने से है। द करंट कैन फ्लोस, द करंट कैन फ्लोस, करंट कहाँ से फ्लो कर सकता है, तो हम ये पढ़ रहे हैं बेटा। द करंट कैन फ्लोस फ्रॉम द कंडक्टर्स बोलेगा तो मेटल्स। क्या बेटा? मेटल्स। बड़े ध्यान से समझना। द करंट कैन फ्लोस फ्रॉम द कंडक्टर्स और द मेटल्स। जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा, इन कंडक्टर्स के अंदर द करंट कैरियर्स, द करंट
जो कैरियर्स होते हैं जो करंट को लेके जाते हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री का वर्ड है। कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स, इन मेटल्स के अंदर करंट कैरियर्स, करंट को लेके जाने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? तो बोलेंगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? सेमी कंडक्टर। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है बेटा, उसमें ग्रुप होता है 14th ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? 14th ग्रुप। इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड, इट्स द 14th ग्रुप। कौन सा बेटा? 14th जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप का जो नाम है, इस ग्रुप का नाम ही हम लोगों ने क्या रखा है बेटा? सेमी कंडक्टर ग्रुप। फिर समझ लें, टीचर आपको नाम बोलता है भैया सेमी कंडक्टर, तो आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है पूरा सेमी कंडक्टर, उस टाइम पे बहुत डीप पढ़ाएंगे। अभी तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है करंट को लेके जाता कौन है। तो बेटा सेमी कंडक्टर्स में से भी करंट का फ्लो होता है। तो ग्रुप है बेटा 14th ग्रुप, उसमें बेटा 5 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। को सेमी कंडक्टर ग्रुप बेटा। अभी सेमी कंडक्टर के अंदर जो करंट कैरियर्स, जो करंट है कैरियर्स होते हैं, जो करंट को लेके जाते हैं, these are the holes, these are the holes and the electrons, holes and the electrons। ठीक है, अब जो होल्स होते हैं बेटा, होल्स आर पॉजिटिव, होल्स आर पॉजिटिव। जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 1 महीना मतलब 10 से 12 घंटे खाली होल्स ही पढ़ाऊंगा। तो अभी आप सिर्फ होल्स को ही समझ लें कि होल्स आर पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। तो टीचर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा कि राइट द नेम ऑफ द करंट कैरियर्स इन द सेमी कंडक्टर। का बोलेंगे सर होल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। अगला वर्ड है बेटा लिक्विड्स। क्या बेटा? लिक्विड्स में एक लंबी सी कहानी है। इसको ऐसे करके समझे बेटा कि ऑन द बेसिस, काफी लोगों को लिखना पड़ेगा, मैं आपको बार बार बोलूंगा, आप उसको लिख सकते हैं आराम से। द करंट कैन ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम द लिक्विड्स। फिर समझ लें, द करंट कैन ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम द लिक्विड्स। एक पानी की बाल्टी लो, बिजली का तार डाल दो और हाथ डाल के देखो करंट लगा नहीं लगा, तो करंट लगा, मतलब द करंट कैन फ्लोज फ्रॉम द लिक्विड्स। ठीक है, अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, इस लाइनों को आप लिखते रहना ऐसे कैसे। ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ ए करंट, जितने भी लिक्विड्स मुझे नजर आते हैं, उन लिक्विड्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर से दोबारा बोल देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, बार बार समझो, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ ए करंट, और द लिक्विड्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? फ्लो ऑफ ए करंट, और द लिक्विड्स आर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो देखो बेटा, फर्स्ट कैटेगरी में वो लिक्विड्स आते हैं, वो लिक्विड्स जो लिक्विड्स तो हैं पर उन लिक्विड्स में से करंट फ्लो नहीं कर सकता। एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल। कौन सा ऑयल बेटा? वेजिटेबल ऑयल। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो लिक्विड्स तो हैं पर उसमें से कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड नंबर पे बेटा वो लिक्विड्स आते हैं जो लिक्विड है और उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, पर वो लिक्विड कभी भी आयंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। इसका पूरी यूनिवर्स में एक एग्जांपल है मरकरी। कौन सा बेटा? मरकरी। फिर दोबारा समझो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, on the basis of the flow of current, on the basis of the flow of a current, जितने भी लिक्विड्स मुझे नजर आते हैं, जो लिक्विड्स मुझे दिखते हैं, उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला लिक्विड वो होता है बेटा जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। मुझको दिख रहा है कि लिक्विड है पर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। वो कौन से हैं? वेजिटेबल ऑयल्स। दूसरा बेटा, दूसरी कैटेगरी में वो लिक्विड्स, जो लिक्विड मुझे दिख रहा है कि लिक्विड है, उसमें से करंट तो फ्लो कर जाएगा पर वो कभी भी आयंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी में बेटा वो लिक्विड्स आते हैं जिसमें से करंट भी फ्लो करेगा और वो लिक्विड आयंस की फॉर्म में भी ब्रेक हो जाएगा। उस लिक्विड को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री का वर्ड है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड दैट इफेक्ट ऑफ करंट, बड़ा काम का वर्ड है, and that effect of a current is called chemical effect of electric current। इसे बहुत बार समझाऊंगा, इसे पक्का क्वेश्चन आएगा। देखो लिक्विड्स, क्या बेटा? लिक्विड्स में से हिंदी में लिख लो कि सर ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ करंट all the liquids are divided into 3 parts।
पहली कैटेगरी में दोस लिक्विड्स विच विल नॉट अलाउस द करंट टू फ्लोस, एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल. सेकंड लिक्विड, दोस लिक्विड्स विच अलाउस द करंट टू फ्लोस बट नॉट ब्रेक इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस, एग्जांपल मर्करी. थर्ड कैटेगरी में वो लिक्विड्स they will allow the current to flows and also break in the form of ions. These kind of liquids are called electrolytes and their process is called electrolysis and that effect of current is called chemical effect of electric current. अगला वर्ड है बेटा गैसेस. क्या बेटा? बेटा गैसेस में से भी करंट का फ्लो पॉसिबल है, पॉसिबल होता है, पर कब? एट द वेरी वेरी हाई प्रेशर, वेरी वेरी हाई प्रेशर. जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दें, प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दें, तो उसके अंदर जो गैसेस भरी होती हैं बेटा, दे विल आयोनाइज हो जाएंगी. तो वो आयोनाइज हो जाएगी तो उसमें आयंस बन जाएगा, और आयंस बन जाएगा मतलब उसके पास करंट कैरियर्स आ जाएगा, करंट कैरियर्स आ जाएगा. तो गैसेस के अंदर करंट का फ्लो पॉसिबल होता है. आपके सामने ट्यूबलाइट है यार, ट्यूबलाइट में गैस भरा हुआ है, फोटो खत्म आ जाती है क्योंकि अंदर गैस भरा हुआ है एट द हाई प्रेशर, एट द हाई प्रेशर. तो बेटा गैसेस में से करंट का फ्लो पॉसिबल होता है, पर कब? एट द वेरी वेरी हाई प्रेशर. तो उस हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा बेटा कि गैसेस आयोनाइज हो जाएगा, गैसेस आयोनाइज हो जाएगा. जब गैसेस आयोनाइज हो जाएगा तो उसमें आयंस बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे मतलब उसके पास करंट कैरियर्स आ जाएंगे. तो एक छोटी सी कहानी थी बेटा. द करंट कैन फ्लोस, द करंट कैन flows from the conductors, from the semiconductors, from the liquids and from the gases. अब लिक्विड्स की पूरी कुंडली तीनों टाइप आपको आ गई. करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो होगा पर आयंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, या करंट भी फ्लो होगा और आयंस की फॉर्म में भी ब्रेक होगा. दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और करंट कैरियर्स कौन होते हैं लिक्विड्स में? आयंस. कौन होते हैं बेटा? कैटायंस और एनायंस. पूरी कुंडली आपको समझा दी है बेटा. अब इस वाले पार्ट को हम आगे बेटा शेयर कर रहे हैं. देखो इधर कहानी को पूरी को सुन लो. करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज. दो होगा एसी और डीसी. एसी का मतलब ऐसा करंट जो एक साइकिल में हाफ टाइम प्लस हाफ टाइम माइनस, या ऐसा कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन को अपने आप रिवर्स करे, कब? पीरियोडिकली, मतलब आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. डीसी कांस्टेंट करंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. दो होगा इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल. करंट होता कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स विल कंप्लीट द सर्किट. कन्वेंशनल करंट नहीं है, वो क्या है? सिर्फ डायरेक्शन. यानी कि बेटा करंट के अंदर जो डायरेक्शन दिखाते हैं वो हमेशा प्लस से माइनस दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आता कहाँ पे है? माइनस से प्लस आता है. इसीलिए तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लोस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. अगला बात है बेटा कि द करंट कैन फ्लोस फ्रॉम द कंडक्टर्स, फ्रॉम द सेमीकंडक्टर्स, फ्रॉम द लिक्विड्स एंड फ्रॉम द गैसेस. अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं. वो क्वेश्चन था बेटा कि व्हाई the metallic current, why the metallic current is more, why the metallic current is more than the electrolytic current. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा, बड़े ध्यान से समझना कि why the metallic current, why the metallic current is more than the electrolytic current. फिर से बोल देता हूँ कि सर जो करंट मेटल्स में से फ्लो करता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट्स. लॉजिकली सोचिए बेटा, आपने नाम बोला मेटालिक करंट. कौन सा बेटा? मेटालिक करंट. एक नाम ये है और एक क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक करंट. अदर इज द इलेक्ट्रोलाइटिक करंट. और भाई ने क्वेश्चन दे दिया कि सर ये हमेशा ज़्यादा होता है और ये हमेशा कम होता है. तो लॉजिकल सोच लो यार कि मेटालिक करंट के अंदर द करंट कैरियर्स, द करंट कैरियर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कौन है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स से लेके जा रहे हैं. और यहाँ पे कौन है बेटा? आयंस है. कौन है बेटा? आयंस, यानी कि कैटायंस और एनायंस. तो बेटा इसमें करंट को कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे कौन लेके जाता है? आयंस. इतना तो समझ में आता है. इसके बाद ये भी समझ में आता है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कम होगा और मास ऑफ आयन ज्यादा होगा. इतना भी समझ में आता है. क्वेश्चन ये सर ये करंट ज्यादा होता है और ये हमेशा कम होता है. तो लॉजिक है ना भैया कि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होगा, आयंस का मास ज्यादा होगा. अब मान लें कि मैं दौड़ूं, रेस लगाएं, एक मैं लगाऊं और एक 10 किलो वजन का बच्चा लगाए, तो वैसे कि 10 किलो वाला ही जीतेगा क्योंकि 10 किलो लेके दौड़ेगा और मैं 100 किलो वजन लेके दौड़ूंगा. तो आपको फर्क आ गया होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है और आयंस का मास ज़्यादा है. तो अब वैसे बेटा इसका अगर मास कम है
तो इसका रेट ऑफ फ्लो क्या बोलेगा, रेट ऑफ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ ए flow of electrons is more than the rate of flow is more than the rate of a flow of ions। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है, आयंस का मास से ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बेटा रेट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और दैट्स द डी, और दैट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए आयंस। ऐसा ही है। और आपने सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में क्या पढ़ा था, करंट की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो, दैट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स द करंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द करंट ऑफ आयंस। लॉजिकल है, आपको आगे होगा। इसमें सब कुछ यूज हो गया कि सर मेटालिक करंट इज मोर देन द इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। क्यों होता है, फर्क समझ गया होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट को लेके जा रहे हैं, इसमें आयंस हैं जो करंट को लेके जा रहे हैं। इसका मास कम है, इसका मास है ज्यादा है, तो इसका रेट ऑफ फ्लो तेज भागेगा, इसका रेट ऑफ फ्लो कम होगा, आराम आराम से चलेगा, तो इसका करंट ज्यादा होगा और इसका करंट कम होगा। अब देखिए बेटा, इतना करंट पढ़ा दिया, 1 वाट था करंट, इतना लंबा खींच दिया इस टॉपिक को। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक शेयर कर रहे हैं बेटा, दैट्स द रेजिस्टेंस। क्या बोलेगा बेटा, रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नेक्स्ट वर्ड है बेटा रेजिस्टेंस। कौन सा वर्ड है बेटा, रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, बड़ा डीप जाके समझना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं इस टॉपिक में। अगर टीचर आपको नाम बोलता है बेटा रेजिस्टेंस, तो बड़ा दिमाग लगाना, आपने एक वर्ड बोल दिया सर रेजिस्टेंस, 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं रेजिस्टेंस। तो टीचर बोलते हैं कि सर रेजिस्टेंस आर द ऑब्स्टेकल्स, रेजिस्टेंस आर द ऑब्स्टेकल्स व्हिच oppose the flow of electrons in the metallic wire। फिर समझिए रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, are the obstacles in the metallic wire which oppose the flow of electrons, तो रेजिस्टेंस उसने क्या बोला सर, ऑब्स्टेकल्स हैं, बेटा which oppose the flow of electrons in the metallic wire। अब देखो बेटा, जब वाइवा होता है तो टीचर एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बच्चा कहता है सर ऑब्स्टेकल्स होते हैं which oppose the flow of a electrons in the metallic wire। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा भैया, ऑब्स्टेकल्स बोल रहा है मतलब क्या रुकावट है, किस चीज को बोल रहा है ऑब्स्टेकल्स, क्या है ऑब्स्टेकल्स, ये समझना है बेटा। तो टीचर अगर बोल दे कि भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आसान सी भाषा में समझा दो कि सर ऑब्स्टेकल्स होते हैं which oppose the flow of a electrons in the metallic wire। अब आपको ऑब्स्टेकल समझाना कि होता क्या है बेटा। देखो बेटा, हर एक मेटल का अपना ओर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान ले बेटा, ये अर्थ है, जैसे अर्थ में से बेटा कॉपर का कोई पेड़ तो नहीं होता है, कॉपर का पेड़ पे अगर तोड़ के दिया बेटा, आप अर्थ में होल करेंगे, होल करने के बाद यहाँ से आप कॉपर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, कॉपर। तो आप सोचो बेटा, कॉपर निकलेगा या कॉपर का ओर निकलेगा, कॉपर का ओर निकलेगा, और कॉपर का ओर क्या है बेटा, कॉपर सल्फाइड। फिर दोबारा समझ लें, अर्थ है, अर्थ के अंदर ड्रिल करा और क्या निकाला, कॉपर निकलेगा, कॉपर का ओर निकलेगा, तो सर निकलेगा कॉपर का ओर, कॉपर सल्फाइड। अब इस कॉपर सल्फाइड का हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन। क्या करेंगे बेटा, एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन करके बेटा कॉपर को अलग करेंगे और सल्फाइड को अलग करेंगे। ऐसा ही होता है। कॉपर अर्थ से निकाला, कॉपर का ओर निकल गया, उसका मैंने एक्सट्रैक्शन करा, तो यहाँ पे कॉपर अलग और सल्फाइड अलग, ऐसा हो गया। पर कभी भी 100% एक्सट्रैक्शन, क्या लिखा फिर समझ, 100% एक्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। कभी भी 100% एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता कि सारा कॉपर अलग और सारा सल्फाइड अलग। जब आप उससे एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इस वाले कॉपर के अंदर कुछ तो सल्फाइड होगा, मतलब इसके अंदर कुछ तो इम्प्योरिटीज होंगी, कुछ तो क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, और जो इम्प्योरिटीज होंगी दे विल लाइज ऑन द सरफेस, एंड वर्क लाइक एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑब्स्टेकल्स को साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। फिर समझो, अगर टीचर आपसे पूछ ले कि रेजिस्टेंस क्या बना है, तो आपने कहा सर ऑब्स्टेकल्स होते हैं which oppose
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटालिक वायर। आपने सुना दिया। तो वाइवा लेने वाला टीचर आपसे 200% पूछेगा भैया कि ऑब्स्टैकल्स क्या है, क्या डंडा लगा है, रुकावट है, क्या चीज़ है बेटा। तो आप उसको समझाएंगे सर हर मेटल में इम्प्यूरिटीज होती है। क्या होती है बेटा? इम्प्यूरिटीज। और वो इम्प्यूरिटीज कहाँ पे लाई करती हैं? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। और these impurities will work like an obstacle in the path of electrons। और इन्हीं ऑब्स्टेकल्स को साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। फिर दोबारा समझ लें। अगर टीचर आपसे बोले कि रेजिस्टेंस क्या है तो उसको आराम से समझाओगे सर आर द ऑब्स्टेकल्स व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटालिक वायर। खत्म हो गया। अब कोई पूछ ले कि ऑब्स्टेकल्स क्या है तो आप उसको यही कहोगे कि सर हर मेटल में इम्प्यूरिटीज होती हैं और वो इम्प्यूरिटीज कहाँ पे लाई करती हैं? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। हमेशा सरफेस पे होती हैं, अंदर नहीं हो सकते हैं क्योंकि अंदर मेटल्स में वॉइस नहीं होते हैं। तो इतना डीप नहीं जाना है। हर मेटल में इम्प्यूरिटीज होती है और वो कहाँ पे लाई करती हैं? ऑन द सरफेस। एंड दिस इम्प्यूरिटीज विल वर्क लाइक एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दिस काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स आर साइंटिफिकली कॉल्ड ए रेजिस्टेंस। ये होता है ऑब्स्टेकल। मेरे ख्याल से आपको आगे रेजिस्टेंस नाम का वर्ड आपको समझा दिया कि टीचर बोलता है रेजिस्टेंस क्या है तो आप कहेंगे सर ऑब्स्टेकल्स हैं। क्या बेटा? ऑब्स्टेकल्स हैं व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटालिक वायर। ऑब्स्टेकल्स आप समझ चुके हो, ऑब्स्टेकल्स ये होते हैं। अब देखो बेटा फिजिकली लाइनों को समझना, रटना नहीं। एक वर्ड लिखा बेटा फिजिकली। कौन सा बेटा? फिजिकली द रेजिस्टेंस, फिजिकली द रेजिस्टेंस। बड़े लाइनों को एक वर्ड को समझना। ये वर्ड लिखा फिजिकली। कौन सा बेटा? फिजिकली the resistance will depend, physically the resistance will depend। फिर समझा रहा हूँ physically the resistance will depend। बेटा रेजिस्टेंस दो तरीके से डिपेंड करता है, फिजिकली और इंटरनली। फिजिकली और इंटरनली। अब इंटरनली अलग है और फिजिकली अलग है। तो फिजिकली का मतलब बेटा जो चीज हमें नजर आ रहा है, जो हमें दिख रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मार्कर है, इसका आपको क्या क्या दिख रहा है तो आप कहेंगे सर एक तो लंबाई दिख रहा है और एक दिख रहा है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिजिकली द रेजिस्टेंस विल डिपेंड, रेजिस्टेंस विल डिपेंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर विल डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। एक होता है बेटा लेंथ। कौन सा बेटा? लेंथ ऑफ मेटालिक वायर। और सेकंड होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि तार का तो मैंने वर्ड लिखा फिजिकली। फिजिकली का मतलब बेटा जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है। और एक तार पर हमें सिर्फ दो ही चीजें नजर आएंगी। कौन कौन सी? लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिजिकली अलग है और इंटरनली अलग है। इसके बाद इंटरनली पढ़ा हुआ। फिजिकली द रेजिस्टेंस विल डिपेंड, रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द लेंथ और सेकंड इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 9th क्लास का फॉर्मूला है कि the resistance is proportional to L and the resistance is inversely proportional to the area of cross section। इन दोनों को कंबाइन करेंगे प्रोपोर्शनलिटी में L अपॉन A आ जाएगा बेटा और हटा के कांस्टेंट लगाते हैं रो ऑफ L बाय A। तो गलती मत कर देना बेटा, इंटरनली अलग होता है। दैट्स अ टेम्परेचर। तो एक लंबा टॉपिक है, इसके बाद उसको लूंगा। टीचर आपसे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है तो आप कहेंगे सर ऑब्स्टेकल्स होते हैं which oppose the flow of electrons in the metallic wire and the physically the resistance will depend only on the two factors length and the area of cross section। अब जो यहाँ पे रो लगा है बेटा that रो is called resistivity। क्या बोलते हैं इसे बेटा? resistivity of the metallic wire, resistivity of the metallic wire और sometimes called specific resistance। क्या बोलते हैं? specific रेजिस्टेंस। अब इसी वाले फॉर्मूले के ऊपर 4 न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे फिर आगे चला जाएगा। देखो बेटा फिर दोबारा समझ लो, इसे जितनी बार सुनोगे ना उतना अच्छा याद हो जाएगा कि रेजिस्टेंस है क्या बेटा? ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ऑब्स्टेकल्स क्या होता है आपको समझ में आ गया है? which oppose the flow of electrons in the metallic wire and physically the resistance will depends only on the two factors length and the area of cross section। एक क्वेश्चन हमने रो लगा दिया। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट्स ये किस पे डिपेंड करता है सब समझाऊंगा पर एक टाइम आने के बाद। अभी आप सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को लर्न करो। अब देखो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन टीचर आपको देगा एग्जाम में वो ये देगा बेटा आपने पढ़ लिया कि फिजिकली resistance will depends only on the two factors length and the area of cross section। तो देखिए that's the question number 1। इसका इसमें शॉर्टकट्स हैं, इस चैप्टर में समझाऊंगा सारे। उसका क्वेश्चन है बेटा if the resistance of the metallic wire is 4 ओम। कितना बेटा? 4 ओम
ओम। मेरे पास एक तार है, उसका रेजिस्टेंस कितना बेटा 4 है ओम। उसने बोला कि द वायर इज स्ट्रेच, द वायर इज ए स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, stretch to twice of its initial length, then find the new resistance. Find the new resistance. क्वेश्चन के ऊपर दोबारा समझने। क्वेश्चन ये है कि मेरे हाथ में तार है, उस तार का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 4 ओम। कितना 4 है ओम। उस तार को आपने ऐसे पकड़ा और लंबाई को डबल कर दिया, लंबाई को डबल कर दिया तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो बेटा दिमाग में एक वर्ड चल रहा है सर, R इज प्रोपोर्शनल टू L। चल ही रहा होगा आपके लिए कि अगर लंबाई का डबल करेंगे तो R भी डबल हो जाएगा। ऐसा चलता है दिमाग में, एटम आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर आप तार को खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ा पर साथ साथ एरिया भी तो कम हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी तो आप साथ में देखेंगे। आपने कहा कोई तार है, तार का रेजिस्टेंस कितना बेटा 4 ओम। तार को खींचें और खींच के उसकी लंबाई का आप डबल कर दें, देन व्हाट्स द न्यू रेजिस्टेंस। अब देखिए प्रॉपर पहले एक बार सॉल्व कर देते हैं, बाद में शॉर्टकट सिखा देंगे। जैसा मेटालिक वायर, इस वाली तार का रेजिस्टेंस मेंशन है 4 ओम। कितना 4 है ओम। लंबाई को L मान लें और A इज द एरिया क्रॉस सेक्शन। ऐसा ही है क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया कोई तार है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, लंबाई भी कुछ होगा, एरिया भी कुछ है होगा। तो बताएं R इक्वल्स टू रो ऑफ L by A, R इज द 4 ओम, R इज द 4 ओम और दैट्स द रो ऑफ L by A। आ गया होगा। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि इस तार को खींचें और खींच के लंबाई का क्या कर दें डबल, यानी सेम वायर है, इस तार को अगर हम खींचें और खींच के इसका नया लंबाई L डैश दैट्स द ट्वाइस ऑफ L एज पर क्वेश्चन, लंबाई को डबल कर दें। लंबाई को डबल कर दें तो इस तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यही क्वेश्चन है। और फिलहाल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कुछ पता नहीं है। जब तक क्वेश्चन ना आए क्वेश्चन मत करो। ये क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस 4 ओम है, लंबाई L मान ले, एरिया A मान ले, फॉर्मूला आ गया। उसने बोला कि तार को खींचें और लंबाई का डबल कर दें। क्या करते हैं बेटा डबल। तो इसका नया लंबाई ट्वाइस ऑफ L होगा। नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है और इसका एरिया कितना रह गया मुझे पता नहीं। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो R डैश इज द रो ऑफ L डैश अपॉन में डैश, L डैश अपॉन में A डैश, तो दैट्स द R डैश और दैट्स द रो, L डैश इज द ट्वाइस ऑफ L और दैट्स द A डैश, दैट्स द A डैश। अब देखिए अगर और सॉल्व करें तो R डैश इज द रो, सॉरी R डैश इज द, दो को आगे लें, दैट्स द रो, दैट्स द L और अपॉन में A डैश। अब दिमाग में आया कि सर ये फॉर्मूला बाद वाला है और ये फॉर्मूला पहले वाला है। अब दिमाग में ऐसा किसी भी तरह अगर A डैश कौन सा, यहाँ पे रो है, यहाँ पे रो है, यहाँ पे L है और यहाँ पे L है, यहाँ पे A और यहाँ पे A डैश, अगर A डैश में A आ जाए, A डैश में A आ जाए तो पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 4 ओम बन जाएगा। तो फिर दोबारा 9th क्लास में चले जाओ। 9th क्लास में सबने पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड वायर। इतना तो आता ही होगा बेटा कि तार को खींचें और लंबाई को डबल कर दें तो वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा। अब देखो बेटा वॉल्यूम, तार का शेप क्या होता है बेटा सिलेंड्रिकल। कौन सा बेटा सिलेंड्रिकल शेप होगा तो इसका वॉल्यूम इज द पाई r स्क्वायर h, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दो, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और h इज द हाइट, h इज द हाइट। तो वी कैन से दैट्स आल्सो द बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर निकालेंगे तो फर्स्ट वायर का एरिया और फर्स्ट वायर का लेंथ, फर्स्ट वायर का हाइट, सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड वायर का एरिया और सेकंड वायर का हाइट। ऐसे ही लिखेंगे तो वी कैन सी A into L और दैट्स द A डैश और दैट्स द ट्वाइस ऑफ L। तो L से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और A डैश इज इक्वल टू A by 2 आ जाएगा। समझा में आ गया। इसको अगर फिर से यहाँ पे लाके पुट कर दें तो R डैश कितना R है डैश, दैट्स द ट्वाइस ऑफ रो, दैट्स द L और दैट्स द A by 2 ही आएगा। तो वी कैन से R डैश इज द ट्वाइस ऑफ रो, दैट्स द L, दैट्स द A और दैट्स द 2 और दैट्स द 4 ओम, दैट्स द 4 ओम। तो R डैश इज द 2 into 4 into 2 बेटा, तो R डैश इज द 16 ओम। कितना निकला बेटा 16। बड़ा लॉजिकल इतना लंबा क्वेश्चन आपको करा दिया। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है वो भी आपको सिखा देता हूँ। इसका शॉर्टकट ये है बेटा कि न्यू लेंथ का होल स्क्वायर, न्यू लेंथ का
होल स्क्वायर इनटू में ओल्ड रेजिस्टेंस। क्या लिखा फिर समझ ले, न्यू लेंथ का स्ट्रेट शॉर्टकट, सीधा क्वेश्चन देखो आसान निकाल दो, और से मार्क्स मिलेंगे नहीं, मार्क्स ऐसे मिलेंगे। न्यू लेंथ का होल स्क्वायर इनटू में ओल्ड रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन में क्या बोला, न्यू लेंथ थ्राइस है ट्वाइस है, तो आंसर आएगा से न्यू लेंथ इज द ट्वाइस, तो 2 का होल स्क्वायर, और ओल्ड रेजिस्टेंस पहले दैट्स अ 4 ओम, तो आंसर इज द अगेन द 16 ओम। पर इसे 12th क्लास में अप्लाई नहीं करना, 12th क्लास में क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है बेटा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टेंस।